अध्याय 8 देख रहे हैं, लोकल गवर्नमेंट्स, स्थानीय स्वशासन, स्थानीय शासन। इसके बारे में बात करेंगे आज। एक सेंट्रल गवर्नमेंट है हमारे पास, इसको हम यूनियन गवर्नमेंट कहते हैं। फिर हमारे पास 28 स्टेट्स हैं, 8 यूनियन टेरिटरीज है आज की डेट में। अब हर एक स्टेट में यूनियन टेरिटरीज तो सेंट्रल गवर्नमेंट डील करती है, लेकिन कई ऐसे स्टेट्स हैं, कई ऐसे यूनियन टेरिटरीज हैं जैसे दिल्ली, उसमें अपनी खुद की सरकार है। लेकिन ये जो 28 स्टेट्स है इसमें स्टेट की सरकार है। लेकिन जब मैं आपकी और मेरी बात करूं, सेंट्रल गवर्नमेंट वाले हमें जानते हैं क्या? स्टेट गवर्नमेंट वाले हमें पर्सनली जानते हैं? शायद नहीं। लेकिन जैसे आप एक विलेज में रहते हैं, गांव में रहते हैं या छोटे एक शहर में रहते हैं, तो वहां जो आपके पार्षद साहब हैं, जिसे हम वार्ड मेंबर कहते हैं, कॉरपोरेटर कहते हैं, उनको आप जानते होंगे, वो भी आपको जानते होंगे। एक विलेज में, एक गांव में रहते होंगे, तो हो सकता है कि पंचायत का एक सदस्य आपके घर से आता हो, आपके पड़ोस में रहता हो। तो कैसे ये जो लोकल एरिया है, छोटा एरिया है, वहां का जो गवर्नेंस है, वहां की जो प्रशासन है, सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट पूरे देश के लिए काम कर रही है, स्टेट गवर्नमेंट पूरे राज्य को देख रही है। लेकिन जब हम लोकल एरिया की बात करते हैं, मेरा एरिया, आपका एरिया, तब बहुत जरूरी हो जाता है कि स्थानीय जगह पर, एक छोटी जगह पर, वहां पर जो दिन प्रतिदिन की चीजें हैं, लोकल अफेयर्स हैं, उनको डील करने के लिए, मान लीजिए एक गांव के स्कूल की बिल्डिंग गिरने वाली है। अब इन लोगों को पता होगा, जब तक ये बात पहुंचेगी आगे, तब तक तो दीवार गिर जाएगी। तो इसीलिए जरूरी ये होता है कि हम ये जानें कि लोकल गवर्नमेंट बॉडीज क्या होते हैं। और ये जो बात हम करेंगे उसके पीछे बहुत बड़ा पहलू इस बात का है कि 73वां और 74वां शासन जो अमेंडमेंट हुआ, उसके बाद ये जो लोकल गवर्नमेंट है 73वें 74वें से बनाई गई, उनके क्या काम है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है। 2 कहानियां बताऊंगा मैं आपको, और इन कहानियों से क्या निकल के आएगा ये आपको बहुत प्रेरित करेगा। पहली चीज है, गीता राठौड़ जी की कहानी है ये जमुरिया तालाब ग्राम पंचायत, सीहोर, मध्य प्रदेश, और ये सरपंच चुनी गई 1995 में। पहले ये रिजर्व सीट से चुनी गई, लेकिन इतना बेहतरीन काम इन्होंने किया कि 2000 में जब वो सीट जनरल सीट हो गई, वहां के लोगों ने उनको पुनः दोबारा इलेक्ट किया। अब गीता जो थी वो हाउसवाइफ थी, लेकिन उन्होंने ये करके दिखाया कि उनके पास राजनीतिक सोच भी है, राजनीतिक दृष्टिकोण भी है कि वो लोगों के लिए काम करना चाहती हैं। उन्होंने क्या किया, जो वहां के पानी के टैंक थे उनको रिनोवेट किया। उन्होंने जो स्कूल बिल्डिंग की मैंने आपसे बात की अभी, उनको बनाया, स्कूल बिल्डिंग बनाई, रोड्स को ठीक किया और नए रोड बनाए। और खास तौर पे जो औरतें जिनको घरेलू हिंसा का सामना करना पड़ रहा था, और ऐसी औरतें जिन पर अन्याय हो रहा था, सबको उन्होंने अवेयर किया, एक माहौल बनाया। इसके अलावा जो फॉरेस्ट कवर है, जंगल है, पेड़ पौधे हैं, इस वाटर, पानी का जो मैनेजमेंट है प्रॉपर, उनके लिए उन्होंने बेहतरीन काम किया। अब इतने सारे उन्होंने काम किए तो आप समझ सकते हैं कि एक महिला जो सरपंच हुई, उन्होंने एक गांव का चरित्र, एक गांव का चेहरा, एक गांव का जो पहले बिफोर एंड आफ्टर चेंज कर दिया। जिस बैकग्राउंड से वो आती थी, अगर उनमें राजनीतिक दृष्टिकोण नहीं होता तो ये नहीं हो पाता, और उनको मौका नहीं मिलता। तो अब बात करते हैं एक और महिला की। ये वेनगाईवासल विलेज है, गांव है तमिलनाडु। यहां पर जो सरपंच है, प्रेसिडेंट जिसे हम कहते हैं। 1997 में क्या हुआ, तमिलनाडु गवर्नमेंट ने क्या कहा कि 71 जो हेक्टेयर है गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को बांट दी जाए, 2-2 हेक्टेयर करके।
अब एक सरकारी आदमी, अच्छी खासी उसकी तनख्वाह होती है, पक्का जॉब होता है, उनको सरकार ने कहा कि इन सरकारी लोगों को 2-2 हेक्टेयर दे दिया जाए। अब ये बात आप ये बताएं कि ये जो कहां से आ रहा था, इसमें बहुत सारी जमीन जो थी वो वेंगई वासल विलेज, जहां पर ये सरपंच थी, वहां से आ रहा था, वहां से मिलना था। हुआ ये कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है, वहां के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है कांचीपुरम के, उन्होंने ग्राम पंचायत के जो प्रेसिडेंट है उनको कहा कि देखिए आपको ये जगह देनी है, क्योंकि हमें आदेश आ गए हैं। जिन महिला के हम बात कर रहे हैं उन्होंने कहा कि ना साहब, हम ये नहीं कर पाएंगे। उन्होंने बिल्कुल डिक्लाइन कर दिया। अब क्योंकि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास जबरदस्त पावर होती है और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने उनको ऑर्डर दिए, तो ये पंचायत जो है वो गई मद्रास हाई कोर्ट में। अब वहां पर जो हाई कोर्ट के जज साहब थे उन्होंने देखा रूल रेगुलेशन, उन्होंने कहा नहीं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने कहा है, बड़ा आदमी है और सही काम कर रहा है, वो आपको अपनी जमीन देनी पड़ेगी। जो डिसीजन सरकार ने लिया है वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर फॉलो कर रहा है। पंचायत ने, ये जो महिला है, इन्होंने फिर अपील कर दी, फिर अपील की थोड़ा हायर लेवल पे जाके। अब वहां पर जो अपील हुई, वहां पर जो कोर्ट थी, जहां जो बेंच थी, उन्होंने इस बात को समझा, उन्होंने जाना कि डीएम और सरकार, ये जो लोकल सरकार है, यानी कि लोकल गवर्नमेंट, यानी कि पंचायत सरकार, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनली जिनको अधिकार मिले हुए हैं, उनके अधिकारों का हनन कर रही है, उनके अधिकार क्षेत्र में आने की कोशिश कर रही है। अगर पंचायत ने कह दिया हम जमीन नहीं देंगे, हम जमीन नहीं दे सकते, तो नहीं दे सकते। तो ये महिला ने लड़ाई की, इन्होंने अपने गांव वालों की, करीब किसानों की जमीन बचाई। 71 लोगों को क्या जरूरत थी, बहुत बड़ा सवाल है। ये दोनों जो महिलाएं हैं सरपंच थी और उन्होंने ऐसा काम किया जिससे उनके गांवों को बहुत फायदा हुआ। कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला है इन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन को, लोकल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन को 1993। ध्यान रखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस का मतलब है संविधान में दर्ज है स्थानीय स्वशासन, स्थानीय निकाय। तो जब हम शहर की बात करेंगे तो हम नगर पालिका, नगर निगम की बात करेंगे। जब हम गांव की बात करेंगे तो पंचायती राज व्यवस्था यानी कि पंचायत की बात करेंगे। तो 1993 जैसे मैंने आपको बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये दर्ज हो गए। जो स्थानीय शासन है वो विलेज लेवल पे है या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है, जिले के लेवल पे है, या आपके घर के आसपास विलेज, गांव के लेवल पे है। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि हमारे स्कूल की बिल्डिंग गिरने वाली है या दीवार गिरने वाली है, इसकी जानकारी हमें सबसे ज्यादा होगी, है ना। तो जो डे टू डे लाइफ में प्रॉब्लम है, अगर पानी गंदा आ रहा है तो ये हमारी लोकल प्रॉब्लम है, हम इस प्रॉब्लम को ज्यादा बेहतर जानते हैं। एक साहब जो है, इनमें कोई चीफ मिनिस्टर या डीएम या फिर किसी के पास नहीं जा सकते, लेकिन ये साहब पंच के पास जरूर जा सकते हैं। तो ये फायदा इस बात का होता है कि जो नॉर्मल आदमी है वो अपने आप को ज्यादा करीब मानते हैं सरपंच से, ज्यादा करीब मानते हैं वार्ड मेंबर से, इनके पास वो आराम से जा सकते हैं, हो सकता है। और ये जो लोग हैं ये इस प्रॉब्लम को सॉल्व भी करेंगे, कम से कम पैसे में सॉल्व करता है, रिसोर्सेज बहुत कम लगते हैं और बड़ा फटाफट काम करता है, क्योंकि इनके बच्चे भी उसी स्कूल में पढ़ रहे हैं। इनके स्कूल भी में बच्चे जो है वो भी इनके हैं, तो कल को दीवार गिरी तो नुकसान सभी का होगा। तो लोकल गवर्नमेंट बहुत ऐसे एरियाज हैं जहां पर हम पूरे देश में, पूरे विश्व में जानते हैं, कुछ ऐसे ऐसे स्थान हैं जो बड़े हिट हो गए, कई तो गिनीज रिकॉर्ड, लिम्का रिकॉर्ड में दर्ज हो गए। साफ है या पानी हमेशा अच्छा आता है, वो इस कारण से क्योंकि वहां पर एक स्ट्रांग और वाइब्रेंट यानी दुरुस्त और एक्टिव गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट थी और उन्होंने पार्टिसिपेशन किया, लोगों ने भी पार्टिसिपेशन किया। जो आम नागरिक होते हैं, कॉमन पीपल होते हैं,
वो ज़्यादा फेमिलियर होते हैं, ज़्यादा कनेक्टेड होते हैं पंचों से। हो सकता है पंच आपके पड़ोस में रह रहा हो, आप कभी जाएंगे, अरे पंच साहब, प्रधान साहब, ऐसा ऐसा हो गया, अच्छा चलो इस पे डिस्कस किया जाए। चाहे 5 लोग बैठेंगे, 4 लोग बैठेंगे, ये पंच जो लोग स्थानीय गवर्नमेंट है वो डिसाइड कर लेगी। तो स्टेट और नेशनल के अलावा वो तो होना ही चाहिए, एक स्टेट गवर्नमेंट की भी आवश्यकता इसलिए जरूरी हो जाती है। शुरुआत कहां से हुई थी, ये लोकल गवर्नमेंट की बात कहां से आई थी? अब ये बात बहुत पुरानी है। जब हम महाभारत, रामायण और उस समय पहुंच जाते हैं तो हम देखते हैं कि एक गांव में एक, और जब हम पंचतंत्र की कहानियां पढ़ते हैं तो उसमें एक चबूतरा होता है, पीपल का पेड़ है, बरगद का पेड़ है, वहां पर कुछ लोग बैठ जाते हैं। पंच कहते थे उनको, 5 लोग बैठ जाते हैं। 2 परिवार के बीच में कुछ कलह हो गई, प्रेमी प्रेमिका का विवाद हो गया, वो जाते थे इनके पास, और ये जो पंच है वो जो भी डिसीजन देते थे कि हुक्का पानी बंद कर दो या ये कर दो, जो भी होता था वो वहां पर होता था। धीरे धीरे इनको हम सभा कहते थे, विलेज असेंबली। उसके बाद धीरे धीरे इनका नाम बन गया पंचायत। अच्छा, पंचायत, पंच मतलब होता है 5, पंचायत इसलिए कहते हैं कि 5 लोग बैठते थे और ये लोगों की जो डे टू डे लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है उनको सॉल्व करते थे। और आज के समय की जो बात है, ये शुरुआत हुई थी लॉर्ड रिपन के समय। ये लॉर्ड रिपन साहब आप देख रहे हैं 1882 की बात है। तो ये हिंदुस्तान के वायसराय थे, हिंदुस्तान के ये वायसराय थे लॉर्ड रिपन। इन्होंने थोड़ा सा इनिशिएटिव लिया और ये जो लोकल बॉडीज हैं इनको बनाया। तो उस समय इनको कहा जाता था लोकल बोर्ड। क्या कहा था? इसको समूही बोर्ड कहा जाता था, समूही बोर्ड, लोकल बोर्ड कहा जाता था उस समय। फिर उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है 1919 का, जिसमें जो विलेज पंचायत है, गांव के जो पंचायत है, उनको अलग अलग प्रोविंसेस में, जिसे हम स्टेट्स कहते हैं आज, वहां पर इनको बनाया गया। और ये फिर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट हुआ 1935, उसके बाद भी ये जारी रहा, उसके बाद भी ये जारी रहा। बहुत बड़े बड़े लीडर जो थे, खासतौर पर महात्मा गांधी जी, उन्होंने कहा कि ये जो पावर है ना, पॉलिटिकल, राजनीतिक पावर हो, चाहे इकोनॉमिक, चाहे आर्थिक लेवल पे पावर हो, इनको डिसेंट्रलाइज करना पड़ेगा, यानी इनको सबके तरफ पहुंचाना पड़ेगा, बांटना पड़ेगा। डिसेंट्रलाइजेशन मतलब होता है विकेंद्रीकरण, यानी चीजों को बांटना, टॉप अप हो या बॉटम अप हो। क्योंकि हिंदुस्तान जो है, हिंदुस्तान रहता है गांवों में, हिंदुस्तान जो रहता है छोटे छोटे शहरों में। अगर आप केवल दिल्ली मुंबई की बात करते हैं तो वो हिंदुस्तान नहीं है। हिंदुस्तान वो है जो गांवों में बसता है, जो ऐसे शहरों में बसता है शायद जिनके बारे में आपको जानकारी ही ना हो। तो महात्मा गांधी जी ने कहा कि पावर डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, क्योंकि जो सबसे ज्यादा पावर जो था, सारा पावर जो था, जो गवर्नर जनरल बैठा करते थे उस समय दिल्ली में, उनके पास सारा पावर था। मतलब एक आदमी के पास पूरा पावर। अब ये एक देश के लिए भी खराब होता है, डेमोक्रेसी के लिए खराब होता है कि सबके एक आदमी, जैसे ये तो डिक्टेटर हो गए ना। तो उस समय हम लोकल गवर्नमेंट जो है, जिसमें पंचायत भी थी, उनको ज्यादा इंपॉर्टेंस कॉन्स्टिट्यूशन में भी नहीं मिली। अब पार्टीशन हुआ था, जब पार्टीशन हुआ था तो ये जरूरी हो जाता था कि भाई जो सेंट्रल गवर्नमेंट हो वो ज्यादा पावरफुल हो, सेंटर के पास ज्यादा पावर हो। बहुत सारे रीजन थे उस समय, क्योंकि एक तो बहुत सारे प्रिंसली स्टेट थे, उनको मिलाना था, कई प्रदेश नहीं आना चाहते थे। तो जवाहरलाल नेहरू साहब ने भी ये कहा था कि अगर आप लोकल लेवल पे चले जाएंगे उस जगह पे, तो बी आर अम्बेडकर साहब ने भी यही कहा, लेकिन दोनों की थोड़ी कंटेंट एक ही था, कहने का तरीका अलग था। उन्होंने कहा कि यूनिटी और इंटीग्रेशन जो है, क्योंकि देखिए जब पार्टीशन हुआ तो लाखों लोग मारे गए, 1 मिलियन लोग हलाक हो गए। यूनिटी इंटीग्रेशन अगर आप लोकल लेवल पे बांट देंगे, वहां पर पावर बांट देंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। ये अंबेडकर साहब ने भी कहा कि देखिए हमारा जो क्षेत्र है वो फैक्शन में बटा हुआ है, कैस्ट रिडन है ना, वर्ण व्यवस्था बहुत ही जबरदस्त चली आ रही है, अगड़ी पिछड़ी जातियां हैं। अगर आप इतना अच्छा नोबल पर्पस आप सोच रहे हैं लोकल गवर्नमेंट, लेकिन रूरल लेवल पे ले जाएंगे तो जो आप का जो अच्छा पर्पस है, जिसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा है, जिसके लिए हम आगे देश का जो सपना देख रहे हैं, तो
अगर हम पावर दे देंगे लोकल गवर्नमेंट में तो फिर हो सकता है नुकसान है। अब देखें पंचायत, आज भी पंचायत के इलेक्शन होते हैं तो लोग एक दूसरे को गोली मार देते हैं, है ना, हत्याएं हो जाती हैं, आज भी ये हो रहा है। तो संविधान जो सभा है उसके बहुत सारे मेंबर, हर आदमी इस इंटेंशन में था, हर आदमी की ये सोच थी कि क्योंकि अगर हमें असली डेमोक्रेसी चाहिए तो लोकल गवर्नमेंट को पावर देनी पड़ेगी, देनी चाहिए। उनका ये था कि, लेकिन बस उनका दिक्कत ये था, उनकी सोच भी यही थी कि जो फैक्शनलिज्म है, जो अलग अलग फैक्शंस बटे हुए हैं, चाहे कास्ट के में ले लीजिए, चाहे धर्म के बेसिस पे ले लीजिए, भाषा के तौर पे ले लीजिए, तो इस समय टर्मोइल था। उस इंडिपेंडेंस के समय प्री एंड पोस्ट बहुत दिक्कतें थी। तो खास तौर पे जो दलितों के और मुसलमानों के प्रति जो व्यवहार था बहुत खराब था। तो जरूरी हो जाता था कि उस समय डिसेंट्रलाइजेशन की पॉसिबिलिटी कम लग रही थी, लेकिन वो तब का समय था। लेकिन ये चीज चेंज हुई। लोकल गवर्नमेंट्स इन इंडिपेंडेंट इंडिया, 73वां और 74वां अमेंडमेंट, ध्यान रहेगा, बार बार ये बताऊंगा आपको मैं, 73वां जो है वो गांव के लिए है, 74वां जो है वो शहरों के लिए है। ये सारी चीजें शुरुआत हुई 73 और 74वें। ये शुरुआत कहां से हुई थी? पहला जो प्रोग्राम शुरू हुआ था, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम कहते हैं इसको, सामूहिक जो व्यवस्था थी। कई जैसे स्टेट थे वहां पर पंचायती राज व्यवस्था थी, लागू की गई। गुजरात, महाराष्ट्र, ये बड़े डेवलप्ड राज्य हैं, वहां पर इसको लिया गया। 3 टीयर का सिस्टम था इसमें। लेकिन जो लोकल बॉडीज थी, ना तो उनके पास ज्यादा पावर थी, ना तो उनके पास पैसा था। वो हमेशा जो स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट उनके सामने हाथ फैला के रखते थे। वो ना पावरफुल थे, और सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत सारे स्टेट्स ने यह सोचा भी नहीं कि लोकल बॉडी में भी चुनाव कराया जाएगा ना। तो कई लोगों ने यह सोचा ही नहीं। लेकिन 73 में 74 ने काम किया। अब हुआ ये 1987 में एक शुरू हुआ, एक शुरुआत की गई, लेकिन और उसके बाद 1989 में पी.के. थुंगन साहब की कमेटी एक जो थी, उन्होंने ये सिफारिश की, रिकमेंडेशन किया कि जो लोकल गवर्नमेंट बॉडीज हैं इसको आप दीजिए कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में डालिए इनको। इसके अलावा इनके पीरियोडिक इलेक्शन होंगे, जैसे एमपीज के होते हैं, जैसे विधायक के होते हैं, और क्या इनके काम होंगे इसको लिस्ट करिए, पैसा इनको दीजिए, फंड दीजिए, और मनी, देखिए बार बार मनी की बात आने वाली है अभी। तो प्रॉपर एक पीरियोडिक इलेक्शन, एक बाकायदा लिस्टिंग, काम की, रिस्पॉन्सिबिलिटी और पावर की, और मनी और फंड। तो 73वां और 74वां अमेंडमेंट, जैसे मैंने आपको बताया कि 1992 की बात कर रहा हूं, ये जो अमेंडमेंट है ये वाकई में किए गए। ये जो हमारी संसद है उन्होंने इसको पास किया, 73वां और 74वां। जो 73वां अमेंडमेंट है इसको कहा गया पंचायती राज, ये इसको पंचायती राज व्यवस्था कहते हैं। पंचायती राज गांव के लिए, जो रूरल जगह है उनके लिए है। 74वां जो है वो नगर पालिका के लिए, यानी कि अर्बन लोकल गवर्नमेंट, शहरी व्यवस्था के लिए। नगर पालिका, अगर आप शहर में रहते होंगे तो आपके पास नगर पालिका होगी, अगर आप गांव में रहते होंगे तो वहां पर एक पंचायत होगी। तो 1993 में ये फोर्स में आए, 1993 में से ये लागू हो गए। तो हमने ये देखा कि जो लोकल गवर्नमेंट है वो लोकल गवर्नमेंट जो है वो स्टेट सब्जेक्ट था, यानी कि जो स्टेट थे, वो पहले की बात कर रहा हूं मैं, वो अपने लॉ खुद बनाते थे इस सब्जेक्ट पे, स्थानीय शासन पे वो स्टेट अपने आप खुद बनाते थे। लेकिन जब ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो गया और 1993 में ये 92 में बात हो गई, तो उनको कहा गया कि भाई, स्टेट्स को कहा गया और स्टेट्स को 1 साल का समय दिया गया कि आप जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ है उसके हिसाब से अपना चेंज करिए। स्टेट की जो लॉज हैं वो इस अमेंडमेंट की लाइट में, इस अमेंडमेंट की प्रकाश में इसको चेंज करिए, और 1 साल का समय आपको दिया जाता है, क्योंकि अब कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हो चुका है। अब ये सारी बॉडीज होंगी। तो 73rd अमेंडमेंट, 73वां अमेंडमेंट, जैसे मैं आपको बार बार बताता रहूंगा, ये पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है, पंचायती राज व्यवस्था
ये बेस पीआरआई कहते हैं इसको शॉर्ट में, ये है गांव के लिए। ये 3 टियर का सिस्टम था इसमें, और 3 टियर का सिस्टम मतलब 3 लेवल्स है। जैसे हम सीढ़ियां चढ़ते हैं ना, उन सीढ़ी के हिसाब से पहली, दूसरी, तीसरी, पहला, दूसरा, तीसरा पायदान। अब 3 टियर बनाए गए इसमें, और ये स्ट्रक्चर किस तरीके से था, सबसे पहले समझिए ये 3 टियर जो स्ट्रक्चर है, इसमें हम बेस से शुरू करते हैं। सबसे बेस पे था ग्राम पंचायत, सबसे छोटे लेवल पे। एक गांव भी हो सकता है, अगर 2 छोटे गांव है उनको मिला के भी एक ग्राम पंचायत हो सकती है। उसके बीच में अब ये अलग अलग जो ग्राम पंचायत है उनको मिला के एक, इसको मंडल कह सकते हैं, ब्लॉक कह सकते हैं, तालुका, ये तालुका की पंचायत हो गई। इसको आप टीपी कर दीजिए, तालुका पंचायत। ग्राम पंचायत हो गई, तालुका पंचायत हो गई। अब इन सर ये जो तालुका पंचायत है, ऐसे बहुत सारे तालुका पंचायत मिला के, अगर स्टेट छोटा है आपका तो तालुका पंचायत की जरूरत नहीं है, इसको हटा सकते हैं। फिर उसके बाद एक जिला के लेवल पे एक जिला पंचायत। ये पूरे जो डिस्ट्रिक्ट है उसके लिए, पूरे डिस्ट्रिक्ट के लिए एक जिला परिषद। तो ये 3 लेवल आपने देखे। ये अमेंडमेंट जो है, इन्होंने कहा कि ग्राम सभा बिल्कुल बनेगी। अच्छा, ग्राम सभा कुछ नहीं होती है, ग्राम सभा वो जो क्षेत्र है ना उसके सारे लोग होते हैं। ये कोई ये कॉन्स्टिट्यूशनल ऐसा ना समझे। इसमें जो भी वोटर्स हैं उस एरिया के, जो मतदाता सूची में लोग आते हैं उस इलाके के, वो सारे के सारे ग्राम सभा हैं। तो ग्राम सभा को इससे कंफ्यूज ना करें आप। ग्राम पंचायत अलग है, ग्राम सभा अलग है। ग्राम पंचायत जो है वो इलेक्टेड बॉडी है, वो ये ग्राम सभा उनको इलेक्ट करेगी। ग्राम सभा वो, जैसे मैं और आप हो गए, सारे लोग हम सब मिला के हम ग्राम सभा हो गए, हम सारे मेंबर ग्राम सभा हो गए, जितने भी लोग वहां एग्जिस्ट करते हैं जो वोट देने लायक हो। अब हम ग्राम सभा जो है वो ग्राम पंचायत को चुनेगी। अब ग्राम पंचायत जो है, हम मान लीजिए 1000 लोग हैं हम लोग, है ना, विलेज में। हम क्या करेंगे, हम पंचायत को इलेक्ट करेंगे, मतलब हम बकायदा वोटिंग करेंगे, पंचायत चुनाव कहते हैं इसको। हम उनको, अब इसमें ग्राम पंचायत में जिन लोगों को हमने इलेक्ट कर लिया, उनमें से एक आदमी जैसे जो हेड होगा वो तालुका का मेंबर बन जाएगा। हो सकता है 2 हो जाए जो तालुका परिषद के मेंबर बन जाए। अब ये तालुका पंचायत में जो लोग हैं वो भी, उनके जो हेड होंगे वो जिला परिषद के मेंबर हो जाएंगे। अब जिला परिषद में जिला अधिकारी भी आ जाते हैं, जो चीफ जज है वो भी आ जाते हैं। तो बहुत सारे लोग आ जाते हैं, सिविल सोसाइटी के मेंबर भी आ सकते हैं। तो ये जो तीनों मैंने आपको बताया, तीनों स्तर, इनकी जो समय है वो 5 साल है। ये इलेक्ट होते हैं 5 साल के लिए। 5 साल के पहले अगर बाई चांस डिसॉल्व कर दिया आपने, मान लीजिए आपने एक ग्राम पंचायत को डिसॉल्व कर दिया किसी कारण से, तो 6 महीने के अंदर उनका आपको दोबारा इलेक्शन कराना ही पड़ेगा। 6 महीने केवल इतना ही दिए जाएंगे। अगर डिसॉल्व हो गई, खत्म हो गई, तो 6 महीने में दोबारा पंचायत बननी चाहिए। अब रिजर्वेशन की बड़ी अच्छी बात है इसमें, सारी पंचायती राज जो व्यवस्था है 73वां 74वां जो अमेंडमेंट है उसमें रिजर्वेशन मिला हुआ है। सबसे पहले महिलाओं के बारे में बात करें, 1/3 शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब। अच्छा, शेड्यूल ट्राइब के लिए मैं अलग से बात करूंगा, पहले हम महिलाओं और शेड्यूल कास्ट के बारे में बात कर लें। शेड्यूल कास्ट, उनको जो अनुसूचित जाति के हैं, जितनी उनकी जनसंख्या है, मान लीजिए 100% में 20% उनकी जनसंख्या, तो 100 सीट होगी तो 20 सीट उनको मिल जाएगी। महिलाओं को 33% सीट मिली हुई है, 1/3, मतलब 100 में से 33 सीट जो होगी वो महिलाओं के लिए होगी। ऐसे अगर स्टेट में बहुत सारे ओबीसीज हैं या ओबीसीज का पॉपुलेशन ज्यादा है, तो जो सरकार है, स्टेट सरकार, वो ओबीसीज को भी रिजर्वेशन दे सकती है स्थायी निकाय के चुनावों में। इसके अलावा कई बार हमने देखा कि जो 3 लेवल्स है, इसमें पंचायत है, पंचायत के जो अधिकारी है, तो क्योंकि बहुत सारी सीट महिलाओं के लिए आरक्षित है, बहुत सारी सीट SC ST के लिए आरक्षित है, तो एक ऐसी महिला भी हो, हमने कई देखी। अभी मैं नंबर भी बताऊंगा आपको, कि ऐसे एक बकायदा नंबर बताऊंगा मैं आपको। एक सरपंच है, वो आदिवासी हो सकती है, वो एक दलित महिला हो सकती है, और वो सरपंच हो। अब आप देखिए, ट्रांसफर ऑफ सब्जेक्ट्स के बारे में बताता हूं। हमारे पास अलग अलग लिस्ट है, यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है और कॉन्करेंट लिस्ट है।
तो पहले जो 29 सब्जेक्ट थे स्टेट लिस्ट के, 29 सब्जेक्ट्स ऐसे थे, है ना, उन सब्जेक्ट्स को बिल्कुल आइडेंटिफाई किया गया और उनको 11वीं अनुसूची में दर्ज किया गया। जो ये 29 सब्जेक्ट हैं, ये किसको ट्रांसफर होने थे? ये जाने थे स्थानीय स्वशासन को, यानी कि स्थानीय निकायों को। ये जो 29 थे पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को जाने थे ये 29, और ये सारे के सारे किससे रिलेटेड थे? ये डेवलपमेंट और वेलफेयर एक्टिविटी जो गांव में होनी थी या छोटे शहरों में होनी थी। इसका मतलब स्टेट गवर्नमेंट के ये जो 29 है वो कितने कब जाना है, कैसे जाना है, तो ये 11वां जो अनुसूची है वो किसके लिए है? पंचायती राज व्यवस्था के लिए। मान लीजिए तमिलनाडु में 20 ट्रांसफर किए, उड़ीसा हो सकता है उन्होंने पूरे के पूरे 29 PRI को दे दिए। तो ये एक लिस्टिंग है 28-29, इसमें आपको 11वें शेड्यूल, जो मैं 11वीं अनुसूची की बात कर रहा हूं, तो ये 243G में दिया है कि पंचायत के कौन, ये जो लिस्ट है 11वीं अनुसूची में, क्या क्या उनको काम या उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। जैसे मैंने आपको पहले कहा था कि जो थुंगन समिति ने बताया था कि कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी और पावर इनको मिलने चाहिए, देने चाहिए, ताकि डेवलपमेंट हो पाए, वेलफेयर हो पाए लोकल बॉडी में। जो प्रोविजन है 73वें अमेंडमेंट का, ये थोड़ा आदिवासी क्षेत्र को नहीं, मतलब यहां उस जगह वो वाले क्षेत्र जो केवल आदिवासी है, वो जो जगह है जहां पर केवल आदिवासी हैं, वहां पर कई स्टेट्स ऐसे हैं वहां पर आदिवासी को इस तरीके से नहीं दिया गया। इसके लिए हाँ, सारे स्टेट्स में आदिवासियों के लिए नहीं है। हुआ ये कि एससीज के लिए तो सब जगह है। फिर 1996 में क्या हुआ कि इनके लिए जो आदिवासी क्षेत्र है उनके लिए अलग से एक्ट पास हुआ। ये पंचायत सिस्टम था जो ट्राइबल एरिया के लिए है, आदिवासी क्षेत्र के लिए है। उसका कारण यह है कि जो आदिवासी कम्युनिटी है वो जंगल की कम्युनिटी है। इसका मतलब वो जंगल को अपना मानते हैं, जंगल से अपने रिसोर्सेज लेते हैं, जंगल की पूजा करते हैं। तो वो जो एरिया था वहां पर अलग से इनको पावर दी गई, और कई बार ऐसा है कि वो इतने पावरफुल उनको पावर दिए गए कि इवन जो ग्राम सभा है, मान लीजिए उस जगह की ग्राम सभा है वो, या ये कहे वो जो विलेज पंचायत है, वो भी यहां के इन लोगों से, ग्राम सभा से हर बात पे वो लेगी, एक्सेप्टेंस लेगी। यानी इनको इतना पावर दिया गया क्योंकि ये क्षेत्र इनका था, और इस क्षेत्र में अगर आप किसी और को ले आएंगे तो नुकसान होने की संभावना थी। जो विलेज पंचायत थी, लेकिन फिर भी विलेज पंचायत को हमेशा ग्राम सभा पे जाना पड़ता था हर एक डिसीजन के लिए, मोस्टली जो जंगल या वहां के रिसोर्सेज से रिलेटेड है। तो ये 1996 में इनके लिए अलग से एक ये बेसिक ये थी कि डिवर्सिटी और जो डिसेंट्रलाइजेशन है, जो हमारा स्पिरिट है एक कॉन्स्टिट्यूशन का और जो बड़े लोग कह के गए हैं, उसकी एक व्यवस्था थी, अलग से इसलिए की गई। अब स्टेट इलेक्शन कमिश्नर की बात करते हैं। इनको हम कहते हैं कि राज्य चुनाव आयुक्त, यानी कि एक स्टेट में इलेक्शन कराने के लिए एक स्टेट इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। ध्यान रखें, इनका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से कोई लेना देना नहीं है। जो हिंदुस्तान की इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, जो एमपी विधायक वगैरह के चुनाव कराती है, इनका उनसे कोई लेना देना नहीं है, दे आर डिफरेंट। तो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर जो है वो स्टेट अपॉइंट करता है, राज्य अपॉइंट करता है, और इनका जो काम होता है वो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जो है PRI, उन्हीं का इनको चुनाव कराना है। जो पंचायती राज व्यवस्था है, जैसे मैंने कहा पंचायत का चुनाव है, नगर पालिका का चुनाव है, वही कराना इनका काम है। इनका जो ऑफिस होता है सिलेक्शन, जो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर का, इनका भी ऑफिस जो है वो ऑटोनोमस है, मतलब वो फ्रीडम में है, और इनका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से कोई लेना देना नहीं है। बार बार मैं कह रहा हूं, ऐसा नहीं समझिए कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का कोई एक ब्रांच है। इनका काम यह है कि स्टेट के होते हैं, इनका काम है कि जो जिला के जो चुनाव है वो कराने हैं इनको। ओके,
फिर एक स्टेट फाइनेंस कमीशन यानी कि राज्य चुनाव आयुक्त बनता है। आपको याद होगा थुंगन कमेटी ने कहा था कि देखिए आपको इनको फंड भी देना पड़ेगा, पैसे का भी देखना पड़ेगा। तो 5 साल में एक बार एक फाइनेंस जो स्टेट फाइनेंस कमीशन है, राज्य चुनाव आयोग, ये स्टेट को बनाना पड़ता है, स्टेट गवर्नमेंट को। और ये इसलिए आयोग गठित इसलिए होता है कि वे देखना चाहते हैं कि कितना पैसा कहाँ किधर गया, कितना पैसा पंचायत को देना है, क्या उन्होंने ठीक से खर्च किया नहीं किया। तो ये रूरल एरिया के लिए भी है, गांव के लिए भी है और शहरी इलाके के लिए भी है। तो जो पैसा आ रहा है, जा रहा है, कितना दिया जा रहा है, किसी ने कितना मांगा, उसको दिया गया नहीं दिया गया, यानी पूरी तरीके से जो पैसे की चीज है वो ये देखते हैं। अब 74वें अमेंडमेंट की बात करता हूं मैं। देखिए 74 के बारे में ज्यादा कुछ कहने के लिए है नहीं, क्योंकि 73वां जो अमेंडमेंट है वही 74वां अमेंडमेंट है। 73 और 74वां बिल्कुल सेम है। जो डिफरेंस है वो केवल ये है कि 73वां गांव के लिए है, 74वां शहर के लिए है। बाकी सारी बातें बिल्कुल सेम है, बाकी आपको ऑलमोस्ट सारी बात आपको सेम मिलेगी। 74वां जो है वो अर्बन लोकल बॉडी, जैसे नगर पालिका, नगर निगम, महानगर पालिका, ये सब जो आप कहते हैं वो इसमें आता है। तो हमें पता कैसे चलेगा कि शहर क्या है, गांव क्या है? तो इसके लिए भी एक डेफिनेशन है, क्लियरली डिफाइंड है। कैसे एक अपने शहर को मानेंगे कि ये शहर है, कैसे ये गांव नहीं है। देखिए मिनिमम पॉपुलेशन जो है वो 5000 होनी चाहिए, 5000 और 5000 से ऊपर पॉपुलेशन होनी चाहिए। इसके अलावा 75% लोग जो है वो एग्रीकल्चर में काम ना कर रहे हो या एग्रीकल्चर से रिलेटेड काम ना कर रहे हो। और इसके अलावा अगर पॉपुलेशन डेंसिटी ले, 1 किलोमीटर बाय 1 किलोमीटर एरिया में कम से कम 400 से ज्यादा लोग रहते हो। तो हमारे पास 28% ऐसे हैं जो अर्बन एरियाज में रहते हैं। 28, 73, 74 बिल्कुल बराबर है, ध्यान रखिए। केवल अंतर यह है कि गांव के लिए, एक शहर के लिए। अब बात होती है इसके इंप्लीमेंटेशन की। अब सबको, सारे स्टेट्स को लेजिस्लेशन पास करने पड़े ताकि वो इसको जारी कर सके, 73 और 74वां। आज के समय में अगर मैं आपको बताऊं तो 500 जिला पंचायत है, 6000 तालुका ब्लॉक इंटरमीडिएटरी पंचायत है, 2.5 लाख 2,50,000 ये हमारे पास ग्राम पंचायत है। ठीक, रूरल एरिया की बात कर रहा हूं मैं, ये गांव की बात कर रहा हूं। अब शहर पे आते हैं। 100 सिटी कॉर्पोरेशन है, 1400 टाउन म्यूनिसिपैलिटीज है, नगर निगम, और 2000 हमारे पास नगर पंचायत है। तो अगर देखा जाए कि इन सबको मिलाया जाए तो 32 लाख इलेक्टेड मेंबर्स हैं। हर एक साल 32 लाख लोग इलेक्ट होते हैं इस पंचायती राज व्यवस्था में। अगर आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और विधायक को भी मिला लीजिए ना, तो भी वो 5000 से कम है, वो भी 5000 से कम है पूरे देश का। लेकिन अगर आप स्थानीय स्वशासन में आ जाएं तो 32 लाख लोग हैं, 32 लाख। आप समझ रहे हैं पावर क्या है इस स्थानीय स्वशासन का। बहुत सारी जो महिलाएं हैं, महिलाओं को रिजर्वेशन भी मिला हुआ है, और उनके अगर वो किसी कास्ट से आती है तो वहां भी रिजर्वेशन है। तो बहुत पॉसिबिलिटी बढ़ी कि इनको अध्यक्ष का पद मिले। 200 औरतें अध्यक्ष हैं जिला पंचायत की, 2000 अध्यक्ष हैं, प्रेसिडेंट है ब्लॉक या तालुका पंचायत की, और 80,000 से ऊपर ग्राम पंचायत की सरपंच है। वो ग्राम पंचायत की सरपंच है। आप ये नंबर देखिए, ये महिलाओं के नंबर बता रहा हूं मैं आपको। इसका मतलब ये है कि रिप्रेजेंटेशन महिलाओं का हमारे स्थानीय निकाय में बड़ा जबरदस्त है, और जो कि समय की मांग है और जो होना चाहिए। थोड़ा कॉर्पोरेशन में चलते हैं, अर्बन एरियाज में 30 महिलाएं मेयर हैं। मेयर मतलब बहुत बड़ी पोजीशन होती है। सारे जो कॉर्पोरेटर्स हैं वो इलेक्ट करते हैं मेयर को। 30 मेयर, 30 महिला मेयर, जो मैंने बताया कि वार्ड मेंबर इनको इलेक्ट करते हैं। 500 से ज्यादा अध्यक्ष हैं टाउन म्यूनिसिपैलिटी के, 650 नगर पंचायत, यहां पर महिलाएं हैं। आप महिलाओं की पावर देखिए, इसका मतलब। लेकिन एक इसमें थोड़ी सी दिक्कत है। दिक्कत ये होता है, ये मान लीजिए एक एरिया है,
ये एक औरत के लिए, महिला के लिए, वुमेन के लिए रिजर्व हो गया। एक आदमी है जो नेता है, वो क्या करता है कि अपनी महिला को खड़ा कर देता है चुनाव में। सबको पता है कि पीछे जो है यही साहब है, महिला तो घर पे काम करती हैं, ये तो लोग क्या करेंगे, इन महिला को इलेक्ट कर लेंगे, वो तो घर में बैठी रहेंगी, सारा काम जो है ये आदमी करेंगे, सारा पावर एंजॉय ये करेंगे। तो ये जो मैल प्रैक्टिसेस है ये बहुत सारी हमने देखी है। जैसे मैंने कहा कि शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब की अगर परसेंटेज देखें, उनको बाकायदा रिजर्वेशन मिला हुआ है। तो नंबर अगर मैं बताऊं तो ये लेटेस्ट आपके सामने है, लेटेस्ट जो मैंने रखा है 16.2 ये शेड्यूल कास्ट है और 8.2 ये शेड्यूल ट्राइब, और करीबन 6.6 लाख, 6.5 करीब लाख इलेक्टेड मेंबर है SC/ST। जब भी आप कुछ इस तरीके से चेंज करते हैं ना, जैसे जब आप एक महिला को, और ख़ासतौर पे दलित महिला को, जब ये नगर पंचायत या महिला या ज़िला पंचायत या तालुका में आ जाए, होता ये है कि हमारे देश में बड़ा अगड़ी और पिछड़ी जाति का, ब्राह्मण और दलित का बड़ा दिक्कत है, मुसलमान हिंदू का बड़ा दिक्कत है, लोग बड़ा खेलते हैं इस पे। तो कभी कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा कि दलित महिला या किसी और रिलीजियस माइनॉरिटी की महिला यहाँ पर आ जाए। तो हमेशा लोगों के दिल में दिक्कत होती है, कॉन्फ्लिक्ट होता है, टेंशन होती है। तो थोड़ी बहुत कॉन्फ्लिक्ट, जब भी आप चेंज करने की कोशिश करें, कॉन्फ्लिक्ट टेंशन तो होता ही है। तो ये कई बार देखा गया है। मैंने जैसे कहा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो हुआ, 29 सब्जेक्ट्स जो है लोकल गवर्नमेंट को, स्थानीय शासन को दिए गए, और जो लोकल लेवल पे उनके पास अब जो ये भी देखा गया कि आज भी थोड़े से हमने बहुत अच्छी बात कर ली, लेकिन थोड़ी सी दिक्कत तो अभी भी है। लोकल गवर्नमेंट के पास उतना पैसा नहीं दिया जाता है और केवल हमेशा वो मांगते रहते हैं। उनके पास वो व्यवस्थाएं नहीं मिल पा रही हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में अगर दिया है, तो कॉन्स्टिट्यूशनली अगर कोई चीज़ बाइंड है तो उन्हें तो सब कुछ मिलना चाहिए। पंचायत के पास कोई पार्टी बैकिंग नहीं होती, लेकिन हर एक पंचायत में आपने देखा होगा कि कांग्रेस बीजेपी चलता रहता है। मतलब ये किसी पार्टी से रिलेटेड नहीं होने चाहिए, लेकिन फिर भी ये कोई टीएमसी का मेंबर होगा, कोई बीजेपी का होगा, तो ये पार्टी लाइन में आ जाते हैं और फिर वो हिंदू मुस्लिम खेलने लगते हैं। तो लोकल बॉडीज जो है उनके पास बहुत कम पैसा है, और रूरल बॉडीज जो है वो देखिए टोटल रेवेन्यूज जो जितना वो टैक्स वगैरह 0.25% के रेस कर पाते हैं, और अगर खर्च करने की बात आते हैं तो वो 4% खर्च करते हैं। आप सोचिए डेफिसिट कितना है। तो ये ज़रूरी हो जाता है कि जो ग्रांट मिले उनको, उसी पे वो डिपेंडेंट रहते हैं, उसी पे वो लोकल गवर्नमेंट के सामने हाथ फैलाते हैं और कोशिश करते हैं कि जो उनको जिस लिए बनाया गया है वो काम तभी होगा जब जेब में पैसे होंगे और पावर होगी पूरी। तो मैं कंक्लूड करता हूँ कि लोकल गवर्नमेंट जो है वो आज भी एक बहुत अच्छा लोकल लेवल पे वेलफेयर और डेवलपमेंट प्रोग्राम खासतौर पे जो सेंट्रल और स्टेट चलाती हैं, उसके लिए एक बहुत अच्छा ज़रिया है। जो लोग हैं गांव में, अर्बन लोकेलिटीज़ में, उनको पावर मिलनी चाहिए ताकि जो प्रोग्राम और पॉलिसीज़ वो अडॉप्ट करना चाहें, वो चीज़ें करना चाहें। और असली जो हमारे डेमोक्रेसी का, लोकतंत्र का जो असली टेस्ट है वो यही है कि ये जो हमने कॉन्स्टिट्यूशन में बनाया है इनको पूरी तरीके से लागू किया जाए, अंगीकृत किया जाए। तो ये बात हुई इस चैप्टर की। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।